You are from a Mehta community. There are many communities in India, Dalit communities, like Mayawati was a chief minister, Ramvilas Paswan is there, and Athwade is there, and so that in Tamil Nadu there is Thirumavalavan. Here we have Mandakrishna Madi, and other people also we have, Mala Mahanadu. So when you have these many Dalit icons, why do you want to have some kind of Mehta identity? For example, you have come here to gather the 4th class employees to have a union across the national level, if I'm not wrong. So that in that case, why this Mehta identity? Why? एक तो आपने कहा कि 4th class के जो एम्प्लॉई हैं, हम 4th class में माली भी आता है, चौकीदारी भी आता है, तो we are not going to organize only 4th class employees. Oh, all the we want to organize only the इसके वजह कम्युनिटी या मेहता समाज जो सफाई का कार्य करता है, उसको पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर उसको लामबंद गोलबंद करना चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो भारतीय समाज का जो जाति व्यवस्था है, उसमें सबसे निचले पायदान पर सफाई कामगार है। अमाउंट दलितों के अंदर भी अनटचेबल, दलित की दूसरी जातियां इसके साथ अछूत वाला व्यवहार करती है। आज भी टिल टुडे दलित की दूसरी जाति के अपने कुओं में पानी पीने को नहीं देती। मैरिज और इंटरकास्ट जो मैरिज की बहुत दूर की बात है। चमार्स कैन नॉट मैरी राइट है। तो साथ रहने की मतलब बच्चे से अलग पूरा रहते हैं पूरा। Could you explain? जैसे कि रामविलास पासवान जी है, वो दुसाध कम्युनिटी के हैं। दुसाध बिहार के अंदर ताकतवर जो रखा होते थे बड़े जमींदार जो कम्युनिटी है। अपना मायावती जो है चरमकार कम्युनिटी जो है। तो ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद को यदि हम बहुत डीपली स्टडी करते हैं तो ब्राह्मणवाद मतलब पूरे समाज का डिवीजन है पूरा। वो बहुजन समाज को ऐसी इमारत में भर देता है, खोज देता है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। जो जिस मंजिल में पैदा होगा वो उसी पे मरेगा, न वो ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता। और दलित समाज तो पूरा उसमें अछूत समाज बेसमेंट है, जहाँ हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, उसमें रहता है पूरा। और वो जहाँ पैदा होता है उसी मंजिल में मर जाता है, क्योंकि सीढ़ी नहीं, विदाउट स्टेयर्स वो पूरी इमारत बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता। तो हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज मतलब जो मेहनत करता है, जो उत्पादन करता है, उसमें पिछड़ी जाति का भी लोग है, ओबीसी भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें दलित भी है, उसमें माइनॉरिटी भी है। माइनॉरिटी में हम देखेंगे जो इस्लाम यहाँ फला फूला भारत में, वो भी ब्राह्मणवाद से नहीं बच पाया। इसमें भी देखेंगे तो आप दलित अलग है तो ओबीसी अलग है। जो क्रिश्चियन है वो भी यहाँ के ब्राह्मणवाद से नहीं बच पाया, उसमें भी जात पात अलग देखेंगे आप। उसमें जो चर्च भी देखेंगे, दलितों चर्च अलग है, उसमें जो मरने के बाद जो उनकी जो सिमेट्री जो होती है वो दलित के अलग है, तो और सिख भी पूरा जो पूरा सूफी मूवमेंट था वो भी जात पात से नहीं बच पाया। तो इस सबके बावजूद हम मतलब बहुजन समाज मतलब यदि पूरे समाज को 2 हिस्सों बांटते हैं, अल्पजन और बहुजन। अल्पजन अर्थात जो मेहनत नहीं करता है, जो श्रम नहीं करता है, जिसकी श्रमण संस्कृति नहीं है, अर्थात ब्राह्मण की श्रमण संस्कृति नहीं है, तो कोई मेहनत नहीं करता, वो खेती करने को पाप मानता है। कहता सिर्फ मैं टीचिंग करूँगा, मैं सिर्फ पूजा पाठ मंदिरों पर पूजा पाठ कराऊंगा और राजा को मैं निर्देश दूंगा, डायरेक्शन दूंगा, तो मेरे डायरेक्शन में राजा राज करेगा। ऐसी बात क्षत्रिय जो है वो सिर्फ फाइट करेगा, बनिया व्यापार करेगा, और बाकी जो पूरा सूत्रा समाज, अति सूत्रा समाज मेहनत करेगा, जो उत्पादन करेगा, पिछड़ा दूध निकालेगा, खेती करेगा, दलित जो पूरा कपड़ा बनाएगा, जूता बनाएगा, सफाई करेगा। तो जिस समाज का भोजन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको पूरे समाज को बहुत बड़ा डिवीजन किया हुआ ब्राह्मणवाद ने। और ब्राह्मणवाद का रिफ्लेक्शन उनके बीच में आज भी नजर आता है कि उनके बीच में जो ब्रॉडर यूनिटी होना चाहिए उनकी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पहले हम जैसे हम यदि मोहनी समाज, मेहता समाज आज ऑर्गेनाइज होता है तो लीडरशिप में भी अपना हिस्सा लेते हुए हमारा ये भी मानना है कि भारतीय समाज एक सेगमेंटेड समाज है, एक खंडित समाज है। तो वन मैन लीडरशिप
ब्राह्मणवाद का भी भाव है, व्यक्तिवाद को जन्म देता है। तो इस भारतीय समाज में वन मैन लीडरशिप कहाँ पे मिल पाएगी? तो हमें कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो नेशनल कमेटी हम बनाएंगे तो हमारा स्टैंड लिया, चाहे अपने हम मेहता समाज का संगठन बनाएंगे तो वो कलेक्टिव लीडरशिप में होगा, और हम यदि पूरे बहुजन समाज का बनाएंगे तो अलायंस में जाएंगे हम लोग, तो उसमें हर एक समाज का उसको रिप्रेजेंटेशन देते हुए, उनको प्रतिनिधि देते हुए उसमें पूरा नेशनल कमेटी बनेगी तो उसमें समाज के जो जितने सेगमेंट है उसको भी उसको नेशनल कमेटी में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसे ही स्टेट कमेटी में समाज के जितने सेगमेंट को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो हमारा मानना है कि भारतीय समाज में यदि हम कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे तो उसका है एक बेहतर समाज हम बना पाए। दुनिया के आधे से ज्यादा जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से अनुपातिक पद्धति, हमारे यहाँ की चुनाव पद्धति जो है वो पूरा कमजोर को कमजोर बनाती है, वो ताकतवर को ताकतवर बनाती है। और जिस देश की जो 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 सारी ताकत जो पॉलिटिकल लोगों के पास आती है, और पॉलिटिकल लोगों को चुनने में जो व्यवस्था हमारे पास, उसमें जब गड़बड़ होगी तो पूरा सिस्टम गड़बड़ होगा। In this situation, so that you are also saying that you are very down with the SC category, so that matters. So one is here in Andhra Pradesh, there is this, they are asking subcategorization reservation, and in Tamil Nadu they already have it. Here also they had, now they had once. So that what do you say, Ji? Do you also? बाबा साहब की भी मूल भावना चीज आरक्षण का लाभ जो वास्तव में नीडी है, जो शिक्षा से वंचित समाज है, जिसकी सामाजिक और शैक्षणिक हालत बहुत पिछड़ा पीछे है, तो आरक्षण का लाभ वहां तक पहुंचना चाहिए। तो हम देखते हैं पूरा जो दलित में जो ताकतवर जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ सारा खा जाती है। इसी बात जो आदिवासी में जो ताकतवर जाती है पूरे आदिवासी का सारा लाभ खा जाती है, बिगड़ा जाती है, वो सारा पूरा देश भर का सारा जो आदिवासी बड़ा कोटा वो सारा हिस्सा खा जाती है। ये समस्या दलित और आदिवासी में नहीं, ये समस्या हम देखते हैं तो ओबीसी में भी ये समस्या नजर आती है। ओबीसी की जो ताकतवर जातियां हैं वो ओबीसी का बड़ा हिस्सा खा जाती है। इसी बात ही हम माइनॉरिटी में देखेंगे तो माइनॉरिटी में भी जो ताकतवर जातियां जो आगे है उसका हिस्सा खा जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनमें है पूरा। तो आरक्षण का लाभ वास्तव में नीडी तक किस तरह पहुंच पाए, उसका हमको एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए पूरा। आरक्षण की पॉलिसी वास्तव में जिन लोग के लिए बनाई गई वहां तक किस तरह पहुंचे पूरा। हम देख रहे हैं पूरा पार्लियामेंट में, असेंबली में जो लोग पहुंचे तो एक ताकतवर जाति के लोग ही पहुंच पा रहे हैं पूरा। अब जैसे सपेरा कम्युनिटी है, 10वीं पास के लोग आज आजादी के 65 साल बाद 10वीं पास लोग नहीं मिलेंगे, उसके सरकार नौकरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा उसको। पार्लियामेंट में, असेंबली में की बात छोड़िए आप, उसको शिक्षा में कहीं उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका नौकरी में कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे समाज इसकी हालत है, ऐसे मानवीय समाज की बहुत गंभीर हालत है। Last two questions. One is there is, you were saying the subcategorization, like Chamars and other people and Mehtas down level, and in Maharashtra like Bangis the last stage. One question is, are they any time other communities like Chamars speaking on your community, like on scavenging community, or that any Dalit leaders are concentrating on your community, Chamars, and across scavenging communities in India? Is there any other leader who considers you are all one person, we will also fight for you, like that? Or they also discriminate you even in your job occupation, wherever they are? Because in students' relation, if you find there are a couple of students organizations in different universities where a dominant Dalit caste will never let they'll subjugate all other Dalit castes. The dominance will be like Mahars in JNU, Malas in Andhra Pradesh, and Tamil Nadu Parayas in some areas, Pallas in some areas. The scavenging community across the states would be marginalized. So does this happen in your real life? And do you find any political party, Dalit political party, treats you all equal? This is one question. Second question is, there is a big criticism on Mehtar community. One criticism even I would like to keep actually, which is from literature. It's not the facts actually, it's a literature.
The literature says that in Delhi, once upon a time, Muslims and Hindus were living together. That is, Maithars and Muslims were living together during the partition period. During the partition and after the partition, there is a strong infiltration of Hindutva forces within the scavenging communities. So that if that is true, what is your response to this as a community person, as a leader of that, representative of that community? What is your response for this? And the first question and the second. First, मतलब कि दूसरी जाति के लीडर्स क्या ध्यान देते हैं इसमें? Do they consider you equal? The Chamars, do they say, Maithars, we both are brothers, we'll fight for you like that? Or they discriminate? अभी देखा जाए तो पूरा जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में बताया था आपको कि कांग्रेस पार्टी का भी जनाधार पूरा ये जो मेहतर समाज है उसका बहुत बड़ा जनाधार है। आज भी मैं बहुत सारे राजनीतिक बात दावे से बोलता हूँ मैं, आज ये समाज यदि आज कांग्रेस को वोट देना बंद कर देता है तो पूरा का पूरा कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी बात ही देखेंगे आप, अब थोड़ा बहुत कांग्रेस में नारायण कुछ लोग जो भाजपा की तरफ जा रहे हैं तो वो भी इनको इस्तेमाल करती है। इवन बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में इस समाज की बहुत बड़ा भूमिका रही। दूसरे भी क्या दिया, मायावती ने पूरे देश भर में सिंगल एक बेहतर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी पूरा मेंबर पार्लियामेंट में। ऐसे इसमें ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में एमएलए को भी टिकट नहीं दी पूरा। तो कोई भी दल ये नहीं चाहता, इवन जो दूसरे दलित लीडर्स भी हैं वो चाहते हैं मेरे पीछे चले। तो इस समाज को एहसास होने लगा कि भाई मेरी लड़ाई जो है जितना मैं नहीं खड़ा पाऊंगा और हम कॉम्प्रोमाइज जो है कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई वाला नारा यदि लागू होगा तो ये एहसास होने लगा कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमको अपने बलबूते ही खड़ा होना पड़ेगा। और साथ साथ हम अपने लिए ही न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, साथ हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे, हम दूसरों के लिए भी न्याय के जो उनको जिनका हिस्सा नहीं मिल पाया वंचित उपेक्षित जो शोषित समाज है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। The second question, that Hindutva infiltration, though I don't agree with that argument, but there is a big argument because I know that the backwardness itself shows that the Hindutva is getting into that. जो आपका इसमें बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ना, ये आज़ादी से पहले मैंने आपको दो उदाहरण दिए थे कि हमारे देश के सबसे प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से 85 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उत्तर प्रदेश से आए। देश का सबसे बड़ा प्रोविंस आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश रहा, 85 वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते थे। लेकिन आज़ादी से पहले बंगाल और पंजाब दो बहुत बड़े प्रोविंस थे जहां पर बंगाल में और पंजाब में, पंजाब सबसे ज्यादा दलित है। जो मेहतर समाज एक बहुत ताकतवर कम्युनिटी था, तो उसको बांटने के लिए पूरा पंजाब का बंटवारा कर दिया गया, पंजाब का बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया गया। आज दुनिया में आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जब भी धरती का बंटवारा या देशों का बंटवारा हुआ है तो लोगों को भाषा के आधार पर या अंचल के आधार पर इधर से उधर जाने दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन निकाल करके कि भाई जो बेहतर समाज है वो पाकिस्तान से इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो समाज इधर चला गया तो वहां सफाई का कार्य कौन करेगा। आजादी से पहले बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन जो है पूरा लाहौर में होती थी, पूरा बहुत ताकतवर, तो वहां से आने नहीं दिया गया। तो ये भी पूरा दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा जो बताया ये हुआ। आज बड़ी संख्या में पाकिस्तान में बड़ी संख्या में तो पंजाब का पार्टीशन हुआ, ये लोग रहते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने बंगाल वाला दिया, बंगाल का भी जो डिवीजन हुआ पूरा उसमें भी यही जो एक कम्युनिटी बहुत ताकतवर कम्युनिटी थी, चंडाल जिसको बोला जाता था, तो उनको भी पूरा। तो आजादी से पहले बाबा साहब की लीडरशिप में एक बड़ा जो आंदोलन खड़ा हो पा रहा था। और कांग्रेस जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस को लगभग 0% वोट मिल रहा पंजाब और बंगाल से। बाबा साहब को जब महाराष्ट्र में हरा देते हैं तो महाराष्ट्र में दलित बहुत बड़ी संख्या में 9% के आसपास है। तो बंगाल में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, नमोसूत्रा मूवमेंट।
महाराष्ट्र में बड़ा मूवमेंट था बंगाल में। तो बाबा साहब को जब महाराष्ट्र से हटा दिया था तो बंगाल के लोग कि बाबा साहब आइए हम आपको, बाबा साहब नवसूत्र मूवमेंट था, चन्नाल लोग जो बेहतर पता लगा उसमें वो भी लोग हैं, उन्होंने उनको वहां से जिता के भेजा, बंगाल से जिता के भेजा। तो हिंदुत्व फोर्सेज जो कांग्रेस में बहुत बड़ी हुई थी पूरा, तो समझ गए। तो आज़ादी के बाद उन्होंने पूरा जो एसएसटी बाबा साहब की फेडरेशन पार्टियां थी उसको आस्ते आस्ते उन लोगों को कमजोर करना शुरू कर दिया। आज़ादी होते ही कांग्रेस पार्टी मजबूत करना दिया और कांग्रेस के अंदर जो लोग दलाल टाइप लोग थे दलितों में समाज के, जो लोग अवसरवादी अपॉर्चुनिटी लोग थे उनको भर्ती करना शुरू कर दिया। मुझे ईमानदार, देश के प्रति वफादार, दूसरों जो प्रदेश तरक्की में और दूसरा इस समाज के लिए जो लड़ने वाले लोग थे उनको आस्ते आस्ते आइसोलेट करके एकदम उनको किनारे कर दिया गया। तो जो आप फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद बड़ी फोर्सेज ने है ना बहुत साजिश तय। और मैं दूसरा कहना चाहूँगा, बड़ा कुछ कहकर मुझे आश्चर्य होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस कौम के कॉमन आइडेंटिटी को नहीं बनाई जाती सरकार करती है। मतलब इस समाज की इतनी बड़ी संख्या, पंजाब में सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है दलितों के अंदर भी, पूरा बंगाल में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिटी है चंदाल है। तो दिल्ली देश की राजधानी में यदि हम जाति के आधार पर तुलना करते हैं तो दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मैं दावा करता हूँ बेहतर समाज, सबसे ज्यादा भारत समाज किसी भी जाति से दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी संख्या के रूप में है। खाली इस दिल्ली में ही 2,88,000 वोट है इसके। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो फॉर्म आंकड़े आए नॉर्थ ईस्ट जो रिजर्व सीट है 2,88,000 से सब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होता है। तो सब इसी समाज एक कम्युनिटी बेहतर समाज के वोट। तो मिलिट्री मैंने तुमको बताया डिफेंस मिलिट्री में ये पूरा बड़ी संख्या में भरा पड़ा है, ब्रिगेडियर में भरा पड़ा है। लेकिन नेतृत्व ना होने से, दूसरा एक नेटवर्किंग नहीं है इनकी पूरी देश भर में, नेटवर्किंग ना होने से, नेतृत्व नहीं होने से, दिशावती नहीं होने से आज ये बड़ी ताकत के रूप में इसको बढ़ के आना चाहिए नहीं है। लेकिन मैंने कहा आज एक हलचल हो रही है, इस पूरे समाज में एक बहस चल रही है और एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक कि हमारी पहचान बन पाए, उसके लिए गोलबंद हो रहे हैं और एक संगठन के रूप में भर के अपनी पहचान के रूप में भर के आना का प्रयास कर रहे हैं।